चांदी का पालना। मोहिनी एक बहुत बड़े सेठ जी सोहन लाल जी के घर बहू बनकर आई थी। सेठ जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अनिल जिसकी शादी हो चुकी थी, छोटा बेटा कपिल जिसके लिए मोहिनी को पसंद किया गया था। सेठ सोहन लाल जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था। देश विदेशों में उनके कई बड़े संस्थान थे जहां बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा बेचा जाता था। सेठ जी की बड़ी बहू माधुरी एक बहुत बड़े परिवार से थी। माधुरी बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा अपने पति अनिल से लड़ती झगड़ती रहती थी। पूरा घर इसी बात से परेशान रहता था। धन दौलत नौकर चाकर सब होते हुए भी शांति नहीं थी। सेठ सोहनलाल जी का छोटा बेटा कपिल विदेश से पढ़ाई करके आया था। बहुत मेहनती था। सेठ जी के व्यापार को उसने बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। विदेशों से आने वाले सभी ऑर्डर को वो खुद संभालता था। सेठ जी ने अपने ही कपड़े के कारखाने में काम करने वाले एक बुनकर की बेटी को अपने बेटे कपिल के लिए पसंद किया था। घर वालों ने विरोध भी किया, लेकिन सेठ जी अमीर घर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। मोहिनी जब घर में आई तो महल जैसा घर देखकर उसके बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने मोहिनी से कहा, बेटी चिंता मत कर, यहाँ बहुत से नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे तू यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। मोहिनी बोली, जी पिताजी। माधुरी जानती थी कि मोहिनी गरीब घर से है, इसीलिए वो उसे दबा कर रखना चाहती थी। कुछ दिन बाद मोहिनी के पिता और उसका छोटा भाई राघव तो केवल 8 साल का था, मोहिनी को विदा कराने आए। सेठ जी ने दोनों बाप बेटों का बहुत अधिक आदर सत्कार किया। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता बोले, मोहिनी बेटी, तुझे इतना सुख मिलेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मोहिनी अपने पिता और भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। विदा होते समय सेठ जी ने कहा, जब बेटिया का मन भर जाए पीहर से तो बता देना, मैं कपिल को भेज दूंगा। और हाँ, साथ में अपने बेटे को भी भेज देना, अपनी बहन के साथ कुछ दिन रह लेगा। पिताजी बोले, सेठ जी, दामाद जी के लायक हमारा घर नहीं है, मैं इसे खुद ही छोड़ने आऊंगा। सेठ जी ने कहा, नहीं, जो रीति रिवाज है सो है, वो ही जाएगा आपके घर। जैसा भी है वो उसका ससुराल है। हाँ, इसके भाई को साथ जरूर भेज देना, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हमारा भी मन लगा रहेगा। उसके बाद सेठ जी अपनी गाड़ी से तीनों को भेज देते हैं। घर आकर मोहिनी अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर मोहिनी की माँ रोने लगती है। माँ रोते हुए बोली, बेटी, हमारी औकात नहीं थी तेरे लिए ऐसा घर ढूंढने की। ये तो सेठ जी की मेहरबानी है, हमेशा सबकी सेवा करती रहना। कुछ दिन बाद मोहिनी को लेने कपिल आता है। वो अपने साथ राघव को भी ले जाते हैं। मोहिनी और राघव का स्वागत होता है। राघव को सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माधुरी उससे बहुत बैर रखती थी। एक दिन राघव खेल रहा था, तभी उससे कांच का बहुत सुंदर गमला टूट जाता है। कांच पूरे कमरे में फैल जाता है, जिसके कुछ टुकड़े राघव के पांव में भी लग जाते हैं। ये देखकर माधुरी बहुत गुस्सा होती है और कहती है, जाहिल, गरीबों, पता भी है कितने का था ये गुलदस्ता जिसे तोड़ दिया। मोहिनी, तेरा बाप पूरी जिंदगी भी हमारे कारखाने में काम करे तो भी इसका दाम नहीं चुका सकता। मोहिनी घबरा कर बोली, दीदी, बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मोहिनी जल्दी से राघव को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके पैर से कांच निकालती है। राघव को बहुत दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर माधुरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने राघव को मारना शुरू कर दिया। मोहिनी उसे बचाती रही, लेकिन माधुरी ने नहीं छोड़ा और वो बोली, कहाँ से भिखारी इकट्ठे हो गए हैं। मोहिनी राघव के पैर में पट्टी बांधकर उसे चुप कराकर सुला देती है। शाम को मोहिनी बाकी सबके आने से पहले एक गाड़ी में बैठकर राघव को अपने पिता के घर पहुंचाती है, जिससे कि बात ज्यादा ना बढ़े। शाम को सेठ जी राघव के लिए मिठाई लेकर आते थे, लेकिन राघव को न पाकर वे दुखी हो जाते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं। सेठ जी माधुरी से बहस नहीं करना चाहते थे। इसी तरह समय बीत जाता है। मोहिनी एक बेटे को जन्म देती है।
जिससे सेठ सोहनलाल जी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन माधुरी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बच्चे के नामकरण का दिन आने वाला था। सेठ जी ने मोहिनी के घर वालों को न्योता भिजवाया। समारोह से एक दिन पहले माधुरी ने एक नौकर के हाथ से मोहिनी के घर संदेशा भिजवा दिया कि बच्चे के लिए चांदी का पालना लाए। मोहिनी के पिता बहुत परेशान हो गए। उस समय राघव 10 वर्ष का हो चुका था। राघव ने कहा, पिताजी छोड़ो, दीदी के घर जाते ही नहीं है। पिता बोले, नहीं बेटे, सब उसे ताने मारेंगे, जाना तो पड़ेगा। राघव ने कहा, लेकिन पालना कहाँ से आएगा? फिर पिता ने बोला, बेटा एक काम कर, लकड़ी का ही पालना लेकर चलते हैं। उन्होंने रख लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आएंगे। दोनों बाप बेटे बहुत से उपहार लेकर समारोह में पहुंच जाते हैं। सेठ जी और उनके दोनों बेटे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण होना था, उस समय बच्चे को पालने में लिटाना था। चांदी का पालना ना देखकर माधुरी बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम्हें यही लकड़ी का पालना मिला था हमारे कुलदीपक के लिए? मैंने कहा था चांदी का पालना लाना। ये सुनकर मोहिनी के पिता बहुत दुखी होते हैं। वो माधुरी से कहते हैं, बेटी, हमसे जो बन पड़ा वो ले आए, हमें माफ कर दो। तभी वहां सेठ जी आ जाते हैं और कहते हैं, समधी जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माधुरी, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। वे बेचारे कहाँ से लाते चांदी का पालना, और तुमने इनसे कहा ही क्यों पालना लाने के लिए? मोहिनी पूजा के स्थान पर बैठी अपने पिता और भाई की बेइज्जती देखकर रो रही थी। माधुरी बोली, वाह पिताजी, जो रिवाज है वो तो करनी ही पड़ेगी। सेठ जी ने गुस्से से कहा, चुप हो जाओ बहू, सब मेहमान जुड़े हैं, मैं अभी चांदी का पालना मंगा देता हूँ। माधुरी बोली, नहीं पिताजी, पालना तो मायके से ही आता है। ये सब सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो माधुरी से बोलता है, बड़ी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक अपने भांजे के लिए चांदी का पालना नहीं ला देता, चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे आंखों में आंसू लिए वहां से वापस चले जाते हैं। अगले दिन राघव काम ढूंढने लगता है। वो छोटी सी उम्र से ही मेहनत करके पैसे जोड़ने लगता है। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच ना मोहिनी कभी अपने पीहर आई और ना उसके पीहर से कोई उसके ससुराल गया। सेठ जी अब बूढ़े हो गए थे। वो ज्यादातर घर पर ही रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक उतरा। उसमें बहुत सा सामान था। ट्रक के साथ आए मजदूर एक एक करके सारा सामान अंदर ले जाने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, लेकिन वे बिना कुछ बताए सारा सामान घर के आंगन में रख आए। सेठ जी बोले, ये सब क्या है? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी वहां एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सुंदर युवक बाहर निकलता है। घर के आंगन में पहुंचकर वो सेठ जी के पैर छूता है। उसे देखकर सेठ जी बोले, बेटा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? मोहिनी और माधुरी भी वहां आ जाती हैं। तभी मोहिनी कहती है, राघव, तू कितना बड़ा हो गया, पूरे 10 साल हो गए तुझे देखे। राघव बोला, दीदी, आपने पहचान लिया? मोहिनी रोते हुए बोली, हाँ, अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ? बता, माता पिता कैसे हैं? राघव ने कहा, सब ठीक है। और फिर राघव ने माधुरी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, बड़ी दीदी, थोड़ी सी देर हो गई, ये देखो। ये कहकर वो नौकरों को इशारा करता है। नौकर सारे सामान से कपड़ा हटाते हैं। एक बड़ा सा चांदी का पालना, बहुत सारे हीरे, सोने के जेवर, बच्चे के लिए चांदी के खिलौने, पूरा घर उनकी चमक से चमचमा रहा था। माधुरी की आंखें फटी की फटी रह गई और वो राघव से बोली, भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में तुम्हारे पिता का अपमान किया था। उसकी मुझे यही सजा मिली कि मेरे कोई औलाद नहीं है। मोहिनी अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। भैया, कभी बहन की याद नहीं आई? राघव ने कहा, बहन याद तो बहुत आती थी, लेकिन पिताजी का अपमान यहाँ आने से रोक लेता था। आज मैंने अपना फर्ज पूरा किया, तब तुझसे मिलने आया। मोहिनी बोली, पिताजी का अपमान मेरे कारण हुआ, इसीलिए मैं कभी मायके नहीं आई, किस मुंह से आती? माधुरी ने मोहिनी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, ऊपर वाले ने तो मुझे सजा दे ही दी है। मोहिनी बोली, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमें अपने से ऊपर घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए था। तभी सेठ जी ने कहा, बेटी, ठीक कह रही हो, मैं अपने घर के लिए सुख लेने गया था, तुम्हारे हिस्से में दुख भर आया। फिर राघव बोला, सेठ जी,
क्या अब मैं अपनी दीदी को ले जा सकता हूँ? इस चांदी के पालने ने रोक रखा था आने को। सेठ जी बोले, बेटा हमें शर्मिंदा मत करो, अपनी दीदी को ले जाओ, जब तक चाहे वहां रखना और अपने पिता से मेरी ओर से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। मोहिनी अपने 10 साल के बेटे को लेकर अपने भाई की गाड़ी में बैठकर अपने पीहर की ओर चल देती है। दोस्तों, ये कहानी थी मोहिनी और राघव की, जिसमें मोहिनी एक अमीर घर की बहू बनती है जहां पर चांदी के पालने की बात की जाती है। राघव एक दिन उस चांदी के पालने को लाकर दे देता है और अपनी बहन को अपने साथ अपने संग ले जाता है। अब एक और कहानी आप सुन लीजिए जो चांदी के पालने की तरह ही बहुत ही ज्यादा मजेदार है। गांव से नए नए शहर आए हरिलाल और किरण काम ढूंढ रहे थे। हरिलाल के गांव का दोस्त हरिया उसे काम दिलवा देता है। मजदूरी का काम मिलने से हरिलाल बहुत खुश था। इधर किरण ने सड़क के किनारे पटरी पर एक छोटा सा तंबू बनाकर उसमें अपनी गृहस्थी जमा ली थी। एक नन्ही सी बेटी सोनी, जो कि अभी बस 6 साल की थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नई जगह, इतनी भीड़, ये सब देखकर वो डर रही थी। किरण ने सोनी को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा डरो नहीं, हम शहर में आए हैं, यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे, तुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे। ये सुनकर सोनी ने पूछा, माँ हमारा गांव में इतना बड़ा मकान था, उसे छोड़कर यहाँ छोटे से पन्नी के मकान में क्यों आ गए? यहाँ हमारा घर नहीं है, तो अपने गांव चलो। सोनी की बातों का किरण के पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे समझाते हुए कहती है, बेटी चिंता मत कर, तेरे बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दिन शहर में भी हमारा अपना घर होगा। शाम को हरिलाल वापस आया। उसे जो मजदूरी से पैसे मिले थे उनसे वो खाना बनाने का सामान ले आया। किरण ने वहीं पास में चूल्हा बनाकर खाना तैयार किया। फिर तीनों खाकर अपने छोटे से तंबू में जाकर सो गए। किरण ने हरिलाल से सोनी की बात की। हरिलाल ने कहा, अगर सही से काम मिलता रहा और कुछ पैसे बच गए तो किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लेंगे। अगले दिन हरिलाल काम पर चला जाता है। किरण सोनी को लेकर काम ढूंढने निकलती है। अपने तंबू को बंद करके दोनों माँ बेटी पास ही की एक गली में पहुंच जाती हैं। किरण कई घरों में झाड़ू पोछे के काम के लिए कहती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है। हरिलाल की कमाई से किसी तरह एक टाइम का खाना बन जाता था। एक दिन किरण और सोनी काम ढूंढने जा रहे थे। एक दुकान के आगे सोनी रुक जाती है। वो एक सुनार की दुकान थी। वहां सामने शीशे के शोकेस में एक सुंदर सी चांदी की पायल रखी थी, जिसे देखकर सोनी रुक जाती है। सोनी कहती है, माँ ये मुझे चाहिए, ये छम छम करती पायल पहननी है। किरण उसे समझाती है, बेटा ये तो बहुत महंगी होगी, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, ये कहाँ से ले पाएंगे? लेकिन सोनी गुस्सा हो जाती है। वो जिद करने लगती है। किरण उसे किसी तरह समझाकर वापस ले आती है। शाम को सोनी बिना खाना खाए सो जाती है। किरण हरिलाल को सारी बात बताती है। हरिलाल कहता है, तू चिंता मत कर, यही पास बाजार में नकली पायल मिलती हैं, मैं कल ले आऊंगा, उसे क्या पता लगेगा चांदी की है या नहीं। अगले दिन हरिलाल शाम को पायल लेकर घर आता है। सोनी बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद किरण के साथ सोनी वापस उसी दुकान के आगे से गुजरती है। वहां से वही चांदी की पायल दिखती है। सोनी दोनों पायल को मिलाने लगती है। उस चांदी की पायल के सामने अपनी पायल उसे फीकी नजर आती है। सोनी अपनी माँ से कहती है, माँ तुमने मुझे नकली पायल लाकर दी, असली देखो कितनी चमक रही है। किरण ने समझाया, बेटी ये पुरानी हो गई, वो नई है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन सोनी को किरण की बात पर विश्वास नहीं होता। वो फिर से गुस्सा होकर घर आ जाती है। शाम के समय हरिलाल घर वापस आता है और कहता है, सुन, मुझे एक जगह काम मिल गया है और रहने की जगह भी। साथ ही मेरे सेठ के घर में मैंने तेरे लिए भी बात कर ली है, उन्हीं के घर में रहेंगे और काम करेंगे। किरण सोनी को सो जाने के बाद हरिलाल को सारी बात बताती है। हरिलाल कहता है, चल देखते हैं, पहले ये काम तो हो जाए। अगले दिन तीनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं। हरिलाल सेठ के कारखाने में काम करता था और किरण सेठ के घर में काम करने लगी थी। एक दिन सोनी बाहर बरामदे में बैठी थी। किरण झाड़ू पोछा लगा रही थी। तभी सेठ जी की बेटी वहां आई। सोनी ने देखा उसने वही चांदी की पायल पहन रखी थी। उसे देखकर सोनी जोर जोर से रोने लगी। सोनी का रोना सुनकर किरण दौड़कर उसके पास आई। सेठ, सेठानी, हरिलाल भी वहीं आ गए। किरण ने सोनी को किसी तरह चुप कराया, फिर रोने का कारण पूछा तो सोनी ने कहा,
इसने वो पायल पहन ली जिसे मैंने दुकान में देखा था। अब मैं क्या पहनूंगी? सेठ जी ने पूछा तो हरिलाल ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सेठ जी ने कहा, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। चल, मैं इसके लिए तुझे पायल दिला देता हूँ। थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी में से कटवा लेना। शाम को वापस आते समय सेठ जी ने सोनी के लिए पायल खरीद ली। हरिलाल ने सोनी को पायल दी तो वो बहुत खुश हुई। अगले 7 महीने तक किरण और हरिलाल अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवाते रहे। तो दोस्तों, ये थी सोनी की कहानी जो चांदी की पायल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। और देखिए, उसने वो चांदी की पायल इस तरह से सोच समझकर मांगी कि उसको एक गरीब माँ बाप ने भी ला कर दी। दोनों कहानियों में कहने का मतलब ये है कि अपनी बेटी को रोता देख कभी भी माँ बाप सुकून से नहीं बैठ पाते। वो उनकी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन दोनों कहानी में से कोई भी कहानी पसंद आई है तो हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली मज़ेदार कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और अच्छी सी कहानी के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।